नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं सुविक चौधरी आपका अपने देश और धर्म चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने वक्फ के बारे में थोड़ी सी ही जानकारी ली थी। इस वीडियो में हम वक्फ के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे, किस तरह वक्फ का निर्माण हुआ और भारत के साथ किस तरह का छल हुआ। आज हम बताने वाले हैं कि जो मुझे नहीं लगता कि पिछले 70 साल में ये बात किसी ने आपको बताई होगी। इंटरनेट और यूट्यूब पे भी इसके बारे में बहुत कम जानकारी है। पार्लियामेंट में दो दिन तक चली लगभग 25 से 28 घंटे की बहस में भी ये टॉपिक नहीं निकला। आज हम आपको बताने वाले हैं, तो इसे जानने के लिए आप आखिर तक इस वीडियो में बने रहिए। वक्फ को आपको पहले समझना चाहिए कि ये जो लोग सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं और जाएंगे भी, एक फैशन सा जो बन गया है, समाज से पैसा कैसे लेना है, ये दिखाना कि हम समाज के लिए कितना शुभचिंतक है, कितने अच्छे काम करते हैं, ये दिखाने के लिए भी हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है और जाना ही पड़ेगा ना। पहली बात तो ये है कि हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये वक्फ बनी कैसे, ये प्रॉपर्टियां है कौन सी, किसकी प्रॉपर्टी है। जब 1947 में 1947 में पार्टीशन हुआ तो ये बहुत सीधे सीधे तय हो गया था कि उधर की हिंदू आबादी इधर आएगी और इधर से मुसलमान आबादी उधर जाएगी। यानी भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोग मुस्लिम होंगे और पाकिस्तान से भारत में आने वाले लोग हिंदू होंगे। ये बहुत क्लियर था क्योंकि धर्म के आधार पे ही भारत का पार्टीशन हुआ था। 1947 से 1950 तक, मतलब 1947 से 1950 तक ये बात बिल्कुल तय थी कि यहाँ से आबादी उधर जाएगी और उधर से आबादी इधर आएगी। मैं आपको बताता हूँ, एक साइट है, एक वेबसाइट है पाकिस्तान की, उसे अगर आप देखोगे तो बात क्लियर हो जाएगी। और वो वेबसाइट है इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी अथॉरिटी। इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी अथॉरिटी ये वेबसाइट है। और एक एक्ट भी है जो 1960 में बनाया था और वो पाकिस्तान ने बनाया था। उसमें एक एक्ट है जिसकी धारा 6 ये कहती है, यहाँ से जो लोग, पाकिस्तान से जो लोग भारत आ गए तो उनकी जो भी प्रॉपर्टी है, सारी की सारी प्रॉपर्टी जो लोग यहाँ छोड़कर चले गए, अब वो संपत्तियों में उन्होंने क्या कहा उसके लिए एक डेफिनेशन दी है। और वो डेफिनेशन क्या कहती है, किसी की प्रॉपर्टी है, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है, किसी की पब्लिक प्रॉपर्टी है, किसी की गौशाला की प्रॉपर्टी है, किसी गुरुद्वारे की प्रॉपर्टी है और किसी ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है या फिर किसी वर्ग के लिए बनाई हुई पब्लिक की प्रॉपर्टी है। इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। वो पाकिस्तान का एक्ट, पाकिस्तान का इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी की धारा 6 का एक्ट कहता है, वो चाहे किसी की भी प्रॉपर्टी हो, कैसी भी प्रॉपर्टी हो, जो लोग वहां से पाकिस्तान से भारत चले गए उनकी प्रॉपर्टी, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी, चाहे उस पे मंदिर बना हो, चाहे उस पे गुरुद्वारा बना हो, चाहे वो गौशाला की प्रॉपर्टी हो, बौद्ध विहार हो, किसी भी प्रकार कुछ भी बना हो या फिर किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी हो, जो लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत चले गए, ये सारी प्रॉपर्टी पाकिस्तान के सरकार की हो जाएगी। इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी अथॉरिटी, इस एक्ट का सेक्शन 6 अगर आप पढ़ोगे तो उसमें सीधे सीधे लिखा है कि ये सारी संपत्तियां अब सरकार की है, इसे सरकार मैनेज करेगी। इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी अथॉरिटी इसके द्वारा मैनेज की जाएंगी। और दूसरा, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी DSA, ये दो अथॉरिटी के पास ये सारी जमीनें थी। वो जो लोग वहां से भारत आए थे और वहां पे गुरुद्वारे छोड़ के आए थे, मंदिर छोड़ के आए थे, गौशालाएं छोड़ के आए थे और भी अपनी व्यक्तिगत संपत्ति छोड़ के आए थे। क्योंकि दो तरह की संपत्ति होती है, एक तो प्राइवेट संपत्ति होती है जो पर्सनल होती है और दूसरी होती है जो होती है कम्युनिटी की संपत्ति, मतलब जो संस्थाओं की होती है वो संपत्ति। और हो सकता है कि मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी से भी बड़ी कम्युनिटी की संपत्ति हो सकती है। वो सारी संपत्तियों पे पाकिस्तान सरकार का कब्जा हो गया। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी और इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी अथॉरिटी, ये दोनों संस्थाएं उन संपत्तियों पे काबिज हो गए। करतारपुर का गुरुद्वारा हमने बहुत सुना है, वही जिसके लिए भारत सरकार ने एक कॉरिडोर खोला है, हाँ वही वाला। वो तो अभी पाकिस्तान में है, लेकिन वो है सिखों का, लेकिन उसे मैनेज कौन करता है, कौन मैनेज करता है उसे मैनेज करता है वही ट्रस्ट जो पाकिस्तान की है, यानी पाकिस्तान सरकार उसको मैनेज करती है। पाकिस्तान सरकार की उसकी ओनरशिप है। सिख वहां पर है, हिंदू भी वहां पर है। क्यों? क्योंकि रुक गए थे। लेकिन पाकिस्तान ने ना कोई हिंदू का बोर्ड बनाया, ना सिखों का बोर्ड बनाया, ना किसी बौद्धों के लिए बोर्ड बनाया। उन्होंने जो बोर्ड बनाया वो सरकार का बोर्ड है। अब आपको मंदिर जाना है तो जाइए, लेकिन उस प्रॉपर्टी को सरकार मैनेज करेगी, पाकिस्तान सरकार। हम अभी पाकिस्तान के बारे में ही बात कर रहे हैं। जो प्रॉपर्टियां खाली पड़ी थी उसे डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी को दे दी। जब भी कोई डिफेंस का ऑफिसर रिटायर होता है तो या फिर उनको डिफेंस के लिए जमीन की जरूरत पड़ती है तो ये प्रॉपर्टी जो खाली पड़ी थी ये उनको दे दी जाती है। तो ये जो ट्रस्ट है ये उनको सैकड़ों एकड़ जमीन दे देती है। 2021 में राहिल शरीफ नाम
नाम का एक मामला बहुत उछला था, जिसमें लाहौर के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान थे। उन्होंने कमेंट किया था कि आर्मी काम करने के लिए है या प्रॉपर्टी हड़पने के लिए है। उन्होंने ये कहा था यह इवैक्यूएट प्रॉपर्टियां जो हिंदू यहाँ छोड़कर चले गए थे, सिख यहाँ छोड़कर चले गए थे, बौद्ध और जैन यहाँ पे छोड़कर चले गए थे, ये लोग उस पे कब्जा कर रहे हैं। ये देश के काम आने की बजाय ये एक लैंड माफिया बन गया है। कौन? पाकिस्तान की आर्मी के लिए लाहौर के चीफ जस्टिस ये कमेंट कर रहे थे। उन्होंने कहा था इसमें कोई संकोच नहीं कि ये लोग उन प्रॉपर्टियों पे कब्जा कर रहे हैं और ये लैंड माफिया बन गए हैं और ये सारी इवैक्यू प्रॉपर्टी खा गए हैं। यानी वहां की जो प्रॉपर्टियां मैनेज हो सकती थी, उन लोगों ने जो टूरिज्म के लिए यूज हो सकती थी, उन लोगों ने वो प्रॉपर्टियां तो रख दी, लेकिन बाकी की सारी प्रॉपर्टियां जो इवैक्यू प्रॉपर्टियां थी वो उन्होंने डीएसए को दे दी या फिर बीएचए को दे दी। कुल मिला के मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान से जो हिंदू और सिख यहाँ पे आए हैं, उनकी बहुत सारी जमीन जो मुसलमान के पास भी भारत में अभी भी नहीं है, उससे कई ज्यादा जमीन पाकिस्तान में भारत के लोग छोड़ कर आए थे। ये हो गई पाकिस्तान की बात। अब आते हैं भारत पे। भारत ने कस्टोडियन ऑफ इवैक्यू प्रॉपर्टी बैठाया, कोई बुरी बात नहीं। उन्होंने भी ट्रस्ट इवैक्यू प्रॉपर्टी बनाया था, हमने भी ट्रस्ट इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट बनाया था, दोनों ने बनाया था, इसमें कोई बुरी बात नहीं। लेकिन हमारे यहाँ के इवैक्यू प्रॉपर्टी की एक खास बात, और वो क्या थी, उन्होंने सिर्फ प्राइवेट प्रॉपर्टियों को अपने कस्टोडी में लिया और वो भी पूरी नहीं ली। अभी तक सर्वे चल रहे हैं। उन्होंने जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टियां अपने कस्टडी में ली, वो जितनी सार्वजनिक ले सकते थे, जितनी संपत्तियां प्राइवेट ले सकते थे ली, लेकिन पूरा डाटा अभी तक हमारे पास नहीं है। समझो 1947 1950 से लेके अभी तक जो कस्टोडियन हम हो सकते थे इवैक्यू प्रॉपर्टी के, उसके कस्टोडियन पूरी तरह से अभी तक हम नहीं है। बाकी संपत्तियां अभी भी उनके भाई बंधुओं के पास है। अब सवाल आता है, जो भारत की प्रॉपर्टी पाकिस्तान में छोड़कर चले गए थे लोग, वहां पे उनकी प्रॉपर्टी इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी के अथॉरिटी के अंडर आ गई। भारत में भी यही होना चाहिए था। इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी जो हमने एक्ट बनाया था उसके अंडर चली जानी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं करके 1954 में 1954 में जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये प्रॉपर्टी भारत में ना मिलाकर ये प्रॉपर्टी वक्फ को दे दी। वो प्रॉपर्टियां जो भारत सरकार की थी, वो प्रॉपर्टियां भारत सरकार को ना देकर एक वक्फ बोर्ड बनाया और सारी प्रॉपर्टियां वक्फ बोर्ड को दे दी। जी हाँ, वक्फ बोर्ड को दे दी। आप समझ पाए ये कौन सी प्रॉपर्टियां है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ? ये वही प्रॉपर्टियां है जो लोग भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे। जो लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत आए थे, उनकी प्रॉपर्टियां पाकिस्तान सरकार की हो गई और होनी भी चाहिए थी। वैसा ही बिल्कुल जो लोग भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे, उनकी प्रॉपर्टियां भारत सरकार की होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके लिए एक वक्फ बोर्ड बनाया और वो सारी प्रॉपर्टियां वक्फ बोर्ड को दे दी। सरकार की प्रॉपर्टी कौन सी होती है? सारी की सारी प्रॉपर्टी सरकार की होती है। डिफेंस की प्रॉपर्टी सरकार की होती है, रेलवे की प्रॉपर्टी सरकार की होती है, जमीन, कछार, नदी, नाले, जो देश सोवरेन होता है उस देश की ये सारी प्रॉपर्टियां होती है और होनी भी चाहिए। तो भारत में भी वो संपत्तियां भारत सरकार की होनी चाहिए थी। देखिए 10 लाख एकड़ जमीन की बात कर रहा हूँ, और हमारे यहाँ हमने क्या किया, इवैक्यू प्रॉपर्टी बोर्ड को देने की जगह ये संपत्तियां वक्फ बोर्ड को दे दी। अब वो प्रॉपर्टियां तो सरकार को मैनेज करनी थी, सरकार बन गई थी, सरकार को वो प्रॉपर्टियों का सेटलमेंट करना था। वो जो हिंदू वहां से यहाँ आए, उनके लिए सेटल करने, उनके जो स्ट्रक्चर है उनको तोड़ ताड़ के सही करेगी। उनके जो मंदिर है जो वहां रह गए थे, उनको उठाकर यहाँ स्थापित करेगी। यहाँ की मस्जिदें उन्होंने वहां तो बना ही ली, तो फिर ये जमीन, ये 10 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड को देने का क्या औचित्य था? क्योंकि ये जमीन एज पर पाकिस्तान लॉ प्योरली ये जमीन भारत सरकार की थी। पहला नेहरू लियाकत समझौता 1950 में हुआ, जिसमें ये कहा गया कि भारत में रहने वाली आबादी भारत में रह सकती है और पाकिस्तान में रहने वाली आबादी पाकिस्तान में रह सकती है। और उसको लेकर 1955 में यह समझौता हुआ कि माइनॉरिटीज की जिम्मेदारी सरकार की होगी और माइनॉरिटीज को सरकार मैनेज करेगी। देखिए कैसी सोच थी उस सरकार की, और सरकार ने कैसे मैनेज किया? 1954 में उसको वक्फ बोर्ड बनाकर मैनेज किया। जो प्रॉपर्टियां भारत सरकार की होनी चाहिए थी, उसमें 1954 में वक्फ बोर्ड बना दिया। ये सारी संपत्तियां भारत सरकार की थी, ये सारी संपत्तियां हिंदुओं की थी, लेकिन फिर वो उन लोगों को दे दी गई। ये सारी संपत्तियां भारत सरकार की थी जो हिंदुओं के लिए छटी गई थी, लेकिन वो दे दी मुसलमानों के लिए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि पाकिस्तान भी चला गया 10,04,00,000 एकड़ का, और भारत की 10 लाख एकड़ जमीन भी चली गई। यानी कि जो आबादी पाकिस्तान चली गई भारत छोड़कर, वो जमीन तो चली ही गई जो हमें कभी नहीं मिलेगी और हमें अभी चाहिए भी नहीं, वो तो चली गई। लेकिन भारत की जो 10 लाख एकड़ जमीन है वो
भी चली गई, वो वक्फ बोर्ड को दी गई। पार्टीशन भी हुआ। पार्टीशन में क्या हुआ, इधर की आबादी उधर जानी थी और उधर की आबादी इधर आनी थी, वो भी नहीं हुआ। कुछ आबादी गई और कुछ आबादी नहीं गई। जिन्होंने पार्टीशन के लिए वोटिंग की वो सारे के सारे लोग इधर ही रह गए। देखिए क्या बेवकूफी हो गई भारत के साथ। इसका इलस्ट्रेशन ये है कि जो मुसलमान संविधान सभा में थे उन्होंने संविधान नहीं पाकिस्तान मांगा। जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे इसलिए पहली दूसरी बैठक में ये लोग गए ही नहीं। और मजे की बात यह है कि जैसे ही पाकिस्तान बनाने की घोषणा हुई ये सारे लोग संविधान सभा की बैठक में आ गए जिनको संविधान नहीं पाकिस्तान चाहिए था। और मजे की बात यह है वो लोग संविधान सभा में तो आ गए और संविधान सभा में आने के बाद आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 30 तक बनवाने के लिए अड़ गए कि तुम्हारे रहमो करम पे हम जिंदा है, तुम्हारे रहमो करम पे हम यहाँ रुक गए, तुम्हारा भाईचारा इसलिए अब हम भारत में ही रहे, इसलिए हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी आप पे है। और 1954 में जो प्रधानमंत्री थे वो तो बड़े हृदय के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा नहीं, हमारी जिम्मेदारी मेजोरिटी की नहीं है, हमारी जिम्मेदारी उनकी है जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। हमारी जिम्मेदारी तुम जो लोग यहाँ रुक गए हो, तुमने जो पाकिस्तान आम आदमी के लिए बनाया है, तुम मेरे खास हो और खास के लिए तो हम यहाँ वक्फ बोर्ड बनाएंगे और इवेक्ट प्रॉपर्टी में जाने वाली सारी प्रॉपर्टियां हम वक्फ बोर्ड को दे देंगे। यानी जो आबादी भारत छोड़ के पाकिस्तान चली गई थी वो सारी आबादी पाकिस्तान छोड़कर भारत आने वाले जो लोग थे उनकी प्रॉपर्टी का उपभोग कर रही थी और हमने वो जमीनें खाली भी करवाई और वो जमीनें हमने उनको दी भी नहीं। मैं कहता हूँ ये लोग अगर सुप्रीम कोर्ट गई है तो ये सवाल भी निकल के आएगा कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है किसकी, ये प्रॉपर्टी थी किसकी, ये क्या किसके पिताजी की संपत्ति है या किसके माताजी की संपत्ति है, ये जो पार्टीशन जब हुआ उस पार्टीशन के समझौते में मिली हुई संपत्ति है, ये तो भारत की संपत्ति है जो तुमने खैरात में वक्फ को दे दी है। तुम जो खैरात बांट रहे हो, तुम जो प्रॉपर्टियां बांट रहे हो, जिसके लिए ये द्वंद्व, ये युद्ध चल रहा है, वो तो तुमने ऐसे ही दे दी फोकट में। यही बात सुप्रीम कोर्ट में निकलेगी ना। और वो जो इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी एक्ट बना है, इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी संस्था बनी है भारत में, उसमें तो इतनी छोटी सी प्रॉपर्टी बची है। ये सारी प्रॉपर्टियां वक्फ बोर्ड को दी थी जो इवैक्यू बोर्ड के पास आनी चाहिए थी। ये जो प्रॉपर्टियां दी थी इसको सरकार को मैनेज करना था या वक्फ बोर्ड को मैनेज करना था? कोई ना कोई बोर्ड तो बनना ही था। वक्फ बोर्ड बन गया, उसमें भी चोर के हाथ में चाबी। चोर के हाथ में चाबी मतलब वो जो पाकिस्तान बनाया 10,04,000 किलोमीटर का, वो लेकर चले गए और जो भारत में 10 लाख एकड़ जमीन बची थी वो उन्हीं मुसलमानों को दिया वक्फ बोर्ड बना के जो पाकिस्तान मांग रहे थे। और भारत में जो 10 लाख एकड़ जमीन बची थी उस 10 लाख एकड़ जमीन को उन्हीं मुसलमानों को वक्फ बोर्ड में डाल के मुसलमानों की हाथों में दे दिया जो पाकिस्तान मांग रहे थे। और जब उनको दे दिया यहाँ पर उस समय जबकि आबादी कम थी इसलिए उन्होंने बस डेटा मैनेज किया। और जब जैसे ही आबादी बढ़ी 1995 में कांग्रेस की सरकार ने एक ट्रिब्यूनल और बना दिया कि तुम प्रॉपर्टी अगर नहीं ले पा रहे हो क्योंकि कोर्ट में जाना पड़ेगा तो हम तुम्हें ट्रिब्यूनल देते हैं, वहां क्लेम कर देना, वहां क्लेम करके प्रॉपर्टी ले लेना। और वो वक्फ बोर्ड को 2013 में इतना शक्तिशाली बना दिया, इतना पावरफुल बना दिया अगर कि 1000 साल पहले अगर कोई मुसलमान कहाँ पर किसी जमीन पर बैठा था तो वो जमीन भी उसको वापस लेने का अधिकार था, तो वो जमीन भी उसको वापस लेने का अधिकार दे दिया गया। आप सोचिए वो ये कह रहे हैं कि बादशाह अकबर का ये फरमान था इसलिए ये जमीन उनकी है। वो कहते हैं कि शाहजहां आलम ने ये दिया था, ये फरमान हमको दिया था, इससे ये प्रॉपर्टी बनी थी। कब बनी थी? वो कहता है कि 1670 में, कोई कह रहा है 1680 में, कोई कह रहा है 1707 में और कोई कह रहा है 1750। अब सोचने की बात ये है कि वो आलमगीर, वो औरंगजेब जिन्होंने ये जमीन दान की है वो कहाँ से लेके आया था? वो आए थे समरकंद से। तो क्या समरकंद से ये जमीन लेके आए थे? वो समरकंद से संपत्ति यहाँ लाकर पैसे लाए थे या फिर यहाँ खरीद कर छोड़ दी थी? और मजे की बात देखिए कि ये जो लोग क्लेम कर रहे हैं वो जो लोग चले गए उनकी हत्या कर दी। बहादुर शाह जफर जिनको यहाँ दफन भी नहीं किया गया, बहादुर शाह जफर को उन्होंने भारत में दफन तक नहीं किया, उनको दफन रंगून में किया गया और कहा कि तुम्हें यहाँ हम 2 गज जमीन भी नहीं देंगे जहाँ के तुम बादशाह थे। अंग्रेजों ने उनको कहा कि अब यहाँ के बादशाह हम हैं। और उनके परिवार, उनके वंशज आज भी कहीं रिक्शा चला रहे हैं और वो अभी भी कहते हैं कि उनका फरमान अभी भी जिंदा है। गजब की बात यह है कि उनकी संपत्ति चली गई, उनकी सत्ता चली गई, उनका कत्ले आम हो गया। अंग्रेजों ने उनकी कब्रें तक भारत में दफन नहीं होने दी, उनकी कब्रें कहीं और ले जाकर दूसरी जगह दफन कर दी अंग्रेजों ने और उनका फरमान अभी भी जिंदा है। कमाल की बात है। जब सोवरेनिटी अंग्रेजों के हाथ में आ गई, अंग्रेजों ने 200 साल तक राज किया। उन्होंने लाल किला होगा, उन्होंने ताजमहल अपने ओनरशिप में ले लिया, उन्होंने इनके सारे महल अपने ओनरशिप में ले लिए और वो कहते हैं वो तो साफ फरमान 1740 का है, वो तो अभी भी जिंदा है।
जिसके तहत ये बनी है। सोच कर देखिए, इंटरनेशनल लॉ कहता है कि अगर किसी देश में सत्ता परिवर्तन होती है, अगर किसी देश में सक्सेशन से सत्ता बदलती है, आंदोलन से सत्ता बदलती है, आंदोलन से सरकार बनती है, वहाँ का कब्जा हटकर नया राष्ट्र बनता है और वो पुरानी डीडे, पुराने सारे कानून शून्य हो जाते हैं। नई सरकार जब बनती है तो सब कुछ नया होता है। वहाँ का कानून, वहाँ का रीति रिवाज, वो सब नया बना सकते हैं क्योंकि वो सोवरियन है, वो संप्रभु है। वो देश अपने हिसाब से कानून बनाने के लिए संप्रभु है, वो स्वतंत्र है। ये ऐसा इंटरनेशनल लॉ। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि अंग्रेजों ने यहाँ पे जो चर्च बनाए थे, अंग्रेजों ने यहाँ पे जो रोड बनाए, अंग्रेजों ने यहाँ पे जो रेलवे स्टेशन बनाए, यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टियां बनाई, अपना देश स्वतंत्र होने के बाद क्या अंग्रेज यहाँ पे कह सकती है कि ये रोड हमने बनाया है, ये प्रॉपर्टी हमने बनाया है, इसलिए हमारे बाप का है? नहीं, स्वतंत्र देश में ऐसा नहीं होता। गजब की बात है कि वो जो उनके बाद आया वो क्लेम नहीं कर सकता और ये लोग क्लेम करने चले। लेकिन इनका फरमान आज से 400-500 साल पुराना है, वो अभी भी जिंदा। इसके आधार पर तो पूरा का पूरा भारत वक्फ है। तो फिर इसका फाइनल क्लेम क्या होगा? तो फाइनल क्लेम ये होगा कि औरंगजेब के समय पे पूरा उत्तर भारत हमारे कब्जे में था। थोड़ी बहुत नमाजें तो साउथ में भी पढ़ी गई थी, तो साउथ भी हमारे कब्जे में आ जाएगा। अगर नहीं भी पढ़ी है तो अब पढ़ना शुरू कर देते तो अब आ जाएगा। ऐसा करके पूरा भारत ही वक्फ हो जाएगा। और फिर साउथ में कहेंगे कि वहाँ तो निजाम शाह था, वहाँ पे आदिल शाह था, वहाँ पे कुतुब शाही थी, इसलिए वो सारा का सारा साउथ हमारे कब्जे। तो भाई ऐसा करोगे तो भारत में बचेगा क्या? सारा का सारा भारत वक्फ हो जाएगा क्या? इसको दूसरी तरह समझना चाहिए। दूसरी मुस्लिम कंट्रियों में वक्फ बोर्ड क्यों नहीं है भाई? सिर्फ भारत में ही क्यों है? मुस्लिम कंट्रियों में, मुस्लिम देशों में वक्फ बोर्ड इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पे इस्लामिक राज्य बनाने का जो मकसद था, जो इरादा था, वो पूरा हो गया, इसलिए नहीं है। और यहाँ पर अभी इस्लामिक राज्य पूरा करने का ऑब्जेक्ट पूरा नहीं हुआ, इसलिए वक्फ बोर्ड पहले संपत्ति लेगा, फिर आबादी बढ़ाएगा और आबादी बढ़ा के शासन में आएगा, सत्ता के साथ मिलेगा। सत्ता के साथ मिलने के बाद ठीक ठाक जब मैच्योर हो जाए तब भारत को इस्लामिक शासक शासन में लेके आएगा और फिर कहेगा तुम कौन? ये जमीन तो हमें अल्लाह ने दी है, ये कायनात हमें अल्लाह ने दे दी है, हमको शासक अल्लाह ने नियोग किया है। और हमारे यहाँ के पॉलिटिशियन ये आत्महत्या कर रहे हैं, ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि ये जो जमीनें है ये हिंदुओं को क्यों दे रहे हो, ये मुसलमानों को दे दो। पाकिस्तान दे दिया, भारत के अंदर पाकिस्तान दे दीजिए। वो जो लोग यहाँ से छोड़कर पाकिस्तान चले गए उनकी संपत्तियां भारत सरकार की कैसे हो सकती है? ऐसे अपने पॉलिटिशियन ये बात लेके सुप्रीम कोर्ट में चले गए। मतलब पहले जो संपत्तियां भारत की थी वो तो पाकिस्तान को दे ही दी, लेकिन जो संपत्तियां बची थी वो भी वक्फ बोर्ड को दे दी। और ऊपर से वक्फ बोर्ड को इतना ताकतवर बना दिया कि पुराने बातें खोज खोज कर उस पे क्लेम करने लगे और बोलने लगे कि ये जमीन हमारी है। फिर उसको इतनी पावर दे दी कि पहले तो क्लेम करना पड़ता था, अब तो क्लेम करने की भी जरूरत नहीं है। वक्फ बोर्ड ने खाली डिक्लेयर कर दिया कि ये जमीन हमारी है, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसको जाके नोटिफाई कर देगा कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है। तो वक्फ बोर्ड ने क्या किया? उनके पास 4 लाख एकड़ जमीन थी 2014 से लेके, जब उनको 2013 पावर मिली, 2014 से लेके 2024 तक वो जमीन 4 लाख एकड़ से 9 लाख एकड़ हो गई 10 ही साल में। आप सोचो कितनी तेजी से संपत्तियां बढ़ रही है। वो मंदिरों पे क्लेम कर रहे हैं, वो गुरुद्वारों पे क्लेम कर रहे हैं, वो गाँव पे क्लेम कर रहे हैं, वो बाकी बिहारी मंदिर पे क्लेम कर रहे हैं। और भाई जब औरंगजेब का यहाँ पे शासन था तब उन्होंने वक्फ किया है, इसलिए ये जमीन अब हमारी है, यानी वक्फ की है। और अभी ये लोग जो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, जिस तरह की डांट इन लोगों को फटकार पड़ रही, हमारे सॉलिसिटर जनरल जो भारत सरकार के साथ ये केस लड़ रहे हैं, जिस तरह की डांट अपोजिशन पार्टी को पड़ रही है, ऐसा नहीं लगता इनकी सारी पोल पट्टियां खुलने वाली है? खुलनी चाहिए, बिल्कुल खुलनी चाहिए। और ये सारी चीजें है ये बाहर निकल कर आनी चाहिए। आखिर ये प्रॉपर्टियां बनी कैसे, आखिर ये प्रॉपर्टियां आई कैसे? जो कह रहे हैं वक्फ बाय यूजर, वक्फ बाय यूजर मतलब सोवर्निटी के ऊपर है क्या? भारत की संप्रभुता के ऊपर है? सोचिए, तमाम ऐसे जजमेंट है, जिन जजमेंटों में गोवा की ट्रीटियां थी, कुछ जूनागढ़ की ट्रीटियां थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज भारत की सरकार बैठी है, पुराने नवाबों का किसी भी प्रकार का डिक्लेरेशन अब बाध्य नहीं है, अब भारत कानून से चलेगा। ऐसा बहुत सारे जजमेंटों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जिन राजाओं की ये लोग चर्चा कर रहे हैं, ऐसा कोई भी प्रिविलेजेस भारत सरकार ने मानने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। 1919 में डिक्लेयर किया। एक बड़ी केस पे, मैसूर का केस था, जिसमें 9 जजों की बेंच थी। देखिए 9 जजों की बेंच मतलब बहुत बड़ी बेंच होती है, संविधान की बेंच होती है, जिनमें उन जज ने कहा था कि भारत अब संविधान से चलेगा, भारत में कोई राजा प्रजा नहीं, भारत में सब बराबर। इसलिए जो ख्वाब सजाए बैठे हो कि हम पहले राजा थे, हमारे पहले राजे रजवाड़े थे, वो सब खत्म हो चुके, अब तुम्हें कोई प्रिवी पर्स नहीं दिया जाएगा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट
ने कहा, और वो ये कहते हैं कि हम मुगल बादशाह के वंशज थे, हमारा मुगल बादशाह ने ये फरमान दे दिया था। कोई मतलब नहीं कि यहाँ की सरकार आ गई, कोई मतलब नहीं अंग्रेजों की सरकार चली गई, कोई मतलब नहीं कि भारत की सरकार बन गई, इन्हें कोई मतलब नहीं। हमारा तो फरमान था जो बादशाह ने हमें दिया था, इसलिए ये वक्फ हो गई। और ये अपोजिशन वाले उनको भर भर के सपोर्ट दे रहे हैं। उनको ये समझ नहीं आ रहा कि ये अपने लिए ही खड्डा खोद रहे और ये कह रहे हैं कि नहीं भाई वो बात तो सब ठीक है, अल्पसंख्यक को सारी जमीनें दे दी जाए। और वैसे भी अपने मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने तो कहा ही था कि सारी संपत्तियों पे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। आप सोचिए कि फिर हम आप रहेंगे कहाँ पे अगर ये कह दो कि भाई उनके आने से पहले ये था, मुगल आने से पहले यहाँ क्या था, वो स्टेटस कौन मेंटेन करेगा? तब कहेंगे कि नहीं भाई तब तो संविधान से चलेंगे। और जब बात करेंगे संविधान की और हम संविधान से चलेंगे ऐसे कहेंगे तो ये कहेंगे कि ये पक्का हमारा कानून है, हम इस वक्फ के हिसाब से चलेंगे, हम इस कानून के हिसाब से चलेंगे। और जब आप कहोगे संविधान प्रेवेल करेगा तो कहेंगे नहीं शरिया प्रेवेल करेगा। और जब आप कहोगे शरिया का शासन चलेगा, जब आप शरिया से चलोगे तो क्रिमिनल लॉ भी वैसे ही चलेगा। मतलब कोई अगर चोर चोरी करे तो उसके दोनों हाथ काट दिए जाए, ऐसा शरिया लॉ में चलेगा। तो वहाँ कहेंगे नहीं ये तो संविधान से चलेगा, मतलब इनके दोनों हाथ में लड्डू। आप सोच लीजिए कि ये किससे ये कहानियां निकल आनी ही चाहिए, ये कानून निकल कर आना ही चाहिए, ये समझौते निकल कर आने ही चाहिए। तब तो बात है ये जो लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हैं ये सारी बातें निकल कर आनी चाहिए। अगर वाकई भारत का भला होना है तो ये सुप्रीम कोर्ट में सारी चीजें आनी चाहिए। दोस्तों अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया है तो कमेंट में हमको जरूर बताएं। अगर किसी चीज का आपको समझ में नहीं आया है तो भी कमेंट में बताएं। दोस्तों जब इतिहास पढ़ने जाते हैं तो आंखें फटी की फटी रह जाती है कि किस तरह मोहम्मद जिन्ना ने भारत के 2 हिस्से किए थे। जब मोहम्मद जिन्ना माउंटबेटन के पास चला गया तब उसने माउंटबेटन को बोला था कि भारत जो है, हिंदुस्तान जो है वो मुगलों के कब्जे में था, इसलिए ये सारा भारत मुसलमानों को देना चाहिए। तब माउंटबेटन ने उसे मना कर दिया कि ऐसा नहीं कर सकते। माउंटबेटन ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है। तो जिन्ना माउंटबेटन को कहता है हमें एक टुकड़ा अलग दे दीजिए, हम भारत को ऐसे ही फतेह कर लेंगे। और जो अभी होता हुआ दिख रहा है जिस तरह से वक्फ के केस में हमें कोर्ट में बातें पता चल रही है। दोस्तों हमारे यहाँ एक कहावत है, मूर्ख दोस्त से अच्छा कट्टर दुश्मन होता है। क्योंकि आप कट्टर दुश्मन को समझ सकते हैं, वो क्या सोच सकता है ये समझ सकते हैं, लेकिन आपका मूर्ख दोस्त अगर हो तो वो क्या सोचेगा क्या करेगा उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि वो कौन सा करवट कब बदलेगा और उससे कितना नुकसान हो जाएगा। भारत का ये जो नुकसान हुआ है, एक तरफ पाकिस्तान तो चला ही गया, ऊपर से 10 लाख एकड़ जमीन वो भी चली गई। मुझे नहीं लगता इससे बड़ी मूर्खता भारत में इससे पहले कभी किसी ने की होगी। और ये मूर्खता जानबूझकर की गई है या मूर्खता पूर्वक ये मूर्खता हो गई है, खैर ये तो लोग निकाल ही लेंगे। लेकिन मेरा तो ये मानना है कि हम तो ठग लिए ना, कि हमारे पूर्वज तो ठगे गए ना, उनके साथ तो धोखा किया गया कि पाकिस्तान भी चला गया और यहाँ की जमीन भी हम बचा नहीं पाए। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के हमारे साथ जुड़े रहिए। हम ऐसे ही इतिहास से जुड़े हुए कंटेंट को आपके सामने लेके आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव।